एपिसोड 36 पेशकश मीरे कारवां। मेरे साथ क्या होने वाला है साईं? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैंने कहा तुम अपने साबक मुरब्बी वडेरा अकबर सुमरो के पास पहुंचने वाले हो, एक ऐसी कहानी के साथ जो मेरी तहलीक करता है। मैंने इस कहानी को स्टेज करने के लिए तुम्हें कुछ हदायत भी दी हैं। अगर तुमने मेरी हदायत पर अमल करके दिखा दिया तो मैं समझूंगा तुम मेरे इम्तिहान में पास हो गए हो। वो संजीदगी से मुझे देख रहा था। मैं बोलते बोलते रुका तो उसने पुरअज़म और वलवला अंगेज लहजे में कहा, साईं, मैं सर धड़ की बाजी लगाकर आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। शाबाश। मैंने तारीफी नजर से उसे देखा। मीर बख्श, अगर तुम इस आजमाइश में कामयाब हो जाते हो तो फिर मैं तुम्हें भी गले लगाऊंगा। तुम मेरे दोस्तों में शुमार किए जाओगे। गुलाम, नौकर, चाकर और साम वगैरह पालने का मुझे शौक नहीं है। उसका सीना जोश और जज्बात से फूल गया था। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उसने विंड स्क्रीन के पार इशारा करते हुए बताया, साईं, अब हम धर्मसाल से गुजरने वाले हैं। मैंने इसकी इत्तला सुनते ही गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और फिर गर्दोपेश पर अपनी एकाबी नजर रखते हुए जन से धर्मसाल को पीछे छोड़ता चला गया। अल्लाह साईं का शुक्र है साईं। जब हम काफी आगे तो मीर बख्श ने इत्मीनान बख्श लहजे में कहा। मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, मीर बख्श, क्या छाछरो भी ऐसा ही इलाका है? मैं समझा नहीं साईं। वो उलझन ज़दा अंदाज से मुझे तकने लगा। मैंने वजाहत करते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या छाछरो की आबादी भी धर्मसाल की तरह है? हाँ साईं, वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, कमोबेश ये दोनों गांव एक ही जैसे हैं। मैंने पूछा, क्या तुम लोग छाछरो में रुके बगैर ही आगे बढ़ते जाते हो? वहां रुकने का कोई सवाल ही नहीं था साईं, उसने जवाब दिया। तब फिर वडेरा अकबर सुमरो बकवास करता है। बात समझ नहीं आई साईं। मैंने कहा, तुम्हारे साथ वडेरे की मोबाइल फोन पर जो गुफ्तगू हुई थी उसमें तुम्हारे बयान के मुताबिक वडेरे ने कहा था कि मीर बख्श, छाछरों से गुजरते हुए तुम्हें काफी देर हो गई है। अब तक तो तुम्हें धर्मसाल से आगे निकल आना चाहिए था। तुम इस वक्त कहाँ हो? मैंने जरा तौक़ुफ़ किया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मीर बख्श, वडेरे की इस बात से ये तासुर मिलता है कि छाछरों में मौजूद उसके आदमियों ने तुम्हारी गाड़ी को वहां से गुजरते हुए देखा था, जबकि तुम बता चुके हो कि इन दोनों बस्तियों की आबादी एक जैसी है। धर्मसाल को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि वडेरा अकबर सुमरो सिर्फ तुम लोगों को अपने दबाव में रखने के लिए झूठ बोल रहा था। उसके किसी आदमी ने तुम्हें वहां से गुजरते हुए नहीं देखा होगा। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा, मीर बख्श ने तायदी अंदाज में कहा। मैंने कहा, मीर बख्श, हम कब तक उमरकोट पहुंच जाएंगे? उसने बताया, जिला उमरकोट की हदूद तो आधे घंटे के सफर के बाद ही शुरू हो जाएगी। ताहम उमरकोट का शहरी हिस्सा मजीद आधे घंटे के बाद ही आएगा। वो एक लम्हे को रुककर उसने सवाल किया, आपका क्या प्रोग्राम है साईं? इस वक्त सूरज मगरबी उफक पर झुक रहा था। धूप की तमाजत में खासी कमी वाक़या हो गई थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो चमकदार थाल ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे में सुर्ख रंगत इख्तियार करने वाला था। फिर शाम हो जाती, यानी जब हम जिला उमरकोट की हदूद को छूते, सूरज अपना आज का दिन का सफर पूरा करके मगरिब में मुंह छुपा चुका होता। मीर बख्श की बात से मैंने अंदाजा लगाया था कि उमरकोट के शहरी हिस्से में पहुंचते पहुंचते रात बीत चुकी होती। मैंने इसकी बात का जवाब देते हुए कहा, मैं तो अपना प्रोग्राम उस वक्त बनाऊंगा जब मुझे ये पता चलेगा कि वडेरा अकबर सुमरो का बंगला किस तरफ है। मैं वडेरों को इस मेहमान दोस्त से ज्यादा दूरी पर नहीं जाना चाहता। साईं, वडेरे का बंगला और जागीर उमरकोट शहर के मशरकी समत में है, मीर बख्श ने बताया। वहां जाने के लिए उमरकोट की हदूद में दाखिल होकर मुझे सीधे रुख पर गाड़ी मोड़ना होगी, जबकि शहर में दाखिल होने के लिए सीधा जाना पड़ता है। तुम्हारा मतलब है कि शहरी हिस्से में दाखिल होने के लिए पहले तुम दाएं जानब यानी कि मशरकी समत मुड़ जाओगे? जी साईं, उसे इस बात में सर हिला दिया। मैंने पूछा, इस मोड़ से वडेरे के बंगले तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाता है? लगभग 1.5-2 घंटे। और मोड़ से शहर उमरकोट कितने फासले पर है? वहां से 10-15 मिनट में शहर के वस्त पहुंचा जा सकता है साईं। मैंने कहा, क्या तुम हमें शहर के अंदर पहुंचाकर वापस आ सकते हो? जो हुक्म साईं, वो फर्माबरदारी से बोला। फिर पूछा, क्या आप शहर में ठहरने का इरादा रखते हैं? हाँ, फिलहाल तो यही सोचा है। उसके सवाल के जवाब में मैंने कहा, शहर में कहाँ रुकेंगे? उसने पूछा, किसी होटल वगैरह में? मैंने पूछा। उसके चेहरे पर तफक्कुर की परछाई नमूदार हुई। मैंने उसकी कैफियत को भांपते हुए पूछा, उमरकोट शहर में
होटलों की क्या सूरत हाल है? होटल हैं साईं, मगर आपकी शान के मुताबिक नहीं। उसने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये साईं कि वो आम से होटल हैं। उसने जवाब दिया, आपके हिसाब से थर्ड क्लास कहे जा सकते हैं। मैंने कहा, मीर बख्श, हम इस वक्त ना तो कोई हिसाब किताब करने की पोजीशन में है और ना ही अपनी क्लास नापना चाहता हूँ। बस किसी माकूल से होटल में हमें एक कमरा मिल जाए तो गुजारा हो जाएगा। क्या कोई ऐसा होटल तुम्हारी नजर में है? उसे इस बात में जवाब दिया, हाँ साईं, एक ऐसे होटल के बारे में मुझे मालूम तो है। मैं आपको इस होटल के करीब छोड़कर वापस आ जाऊंगा। बस ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मीर बख्श ने पूछा, साईं, आपके पास रकम की क्या पोजीशन है? रकम तो तुम हमें दोगे मीर बख्श, मैंने दो टोक लहजे में कहा। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। जरूर साईं, जरूर, वो आमादगी भरे लहजे में जल्दी से बोला। मैंने महसूस किया वो एक मरतबा फिर कुछ उलझ सा गया था। मैंने पूछा, क्या बात है मीर बख्श, तुम मुझे कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हो? साईं, मैं आपकी साथी के बारे में सोच रहा हूँ, तो इसमें उलझन या फिक्र की कौन सी बात है? उसे संजीदा लहजे में बताया। साईं, बीबी का लिबास खासा मॉडर्न है। वो जीन्स और टी शर्ट में मलबूस है। उमरकोट या किसी भी छोटे शहर में लड़कियां और औरतें ऐसा लिबास नहीं पहनती। तो फिर? मैंने सवालिया अंदाज में कहा। वो बोला, साईं, मेरा ख्याल है आप बहुत जल्द दूसरों की नजरों में आ जाओगे। इन दूसरों में मुमकिन है कि वडेरा अकबर सुमरा का भी कोई आदमी हो। इसके बाद आप खुद सोच सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां जन्म ले सकती हैं। उसकी बात में वजन था। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो मीर बख्श, बहरहाल फौरी तौर पर तो कुछ नहीं हो सकता। हम होटल में कमरा हासिल करने के बाद इस मसले को हल कर लेंगे। धनों का लिबास तब्दील करवा दिया जाएगा। वो कदरे मुतमईन हो गया। मेरे सफरी बैग में हमारे पास चंद कपड़ों के जोड़े मौजूद थे। अगर जिनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो सिंध की तहजीब से लगा रखता हो। अगर वो साड़ी जेबतन कर लेती तो बात बन सकती थी। बैग में उसकी एक साड़ी रखी थी जो रानी रूपमती ने से तोहफे में दी थी। जयपुर में क्याम के दौरान रूपमती और शोभा ने धनों को ज्यादा साड़ियां ही पहनने को दी थी। मीर बख्श ने अपनी जेब से मुबल्लिग 2000 रुपए की रकम निकालकर मेरे हवाले कर दी और कहा, साईं, फिलहाल तो यही है, बात की बाद में देखी जाएगी। ये भी बहुत है। मैंने वो रकम अपनी जेब में रखते हुए कहा। वो बोला, साईं, आप होटल पहुंचोगे तो अंधेरा फैल जाएगा, इसलिए ज्यादा खतरे की बात नहीं, मगर दिन के उजाले में आपको बहुत एहतियात करना पड़ेगी। आपकी साथी और आप इस माहौल में बहुत ही मुख्तलिफ नजर आते हो, इसलिए फौरन नजरों में आ जाओगे। मैंने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं कोशिश करूंगा कल हम भी अपना गेटअप तब्दील कर लें। मैं मुकामी रंग में रंगने के बारे में सोच रहा हूँ। क्या आप काफी अरसे तक यहाँ ठहरना चाहते हो? फिलहाल तो 2-3 दिन के लिए होटल में कमरा लूंगा, मैंने कहा, और अगर जरूरत महसूस हुई तो इस मुद्दत को बढ़ा लूंगा। वो तजवीज़ अमीज़ लहजे में बोला, साईं, आपको इस लंबे चौड़े बखेड़े में पड़ने की जरूरत ही क्या है? हम गाड़ी और गाड़ी में मौजूद तमाम चीजों को यहीं के ही वीराने में छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। उस वक्त हम आजाद हैं, कोई हमारा रास्ता रोकने वाला नहीं है। मैंने उसे टटोलती हुई नजरों से देखते हुए कहा, क्या तुम इम्तिहान वफादारी से बचने की कोशिश कर रहे हो? नहीं साईं, नहीं। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, फिर मुझे मैदान छोड़कर भाग जाने का मशवरा क्यों दे रहे हो? वो हक्का बक्का रह गया। कौन सा मैदान साईं? मैंने कहा, वो मैदान मीर बख्श जो वडेरा अकबर सुमरा और उसके मेहमान दोस्त ने मेरे सामने फैलाया है। मैं भी तो जरा देखूं वडेरे का वो दोस्त कितने पानी में है, जिसे मुझे घेरने के लिए लंबा चौड़ा जाल बिछाया है, और जो ये भी जानता है कि मेरे दाएं कान की लो के पीछे मसूर के बराबर स्यातिल है। मेरा लहजा अचानक तल्ख हो गया। मीर बख्श, मैंने होंठ बेचे गरम सांस खारिज की और सनसनाते हुए लहजे में कहा, जो शख्स मेरे बारे में इतनी अहम मालूमात रखता है, मेरे इस्तकबाल की खातिर वो लाहौर के किसी नवाही गांव से चलकर इस तपते हुए रेगिस्तान में पहुंचा है। उस शख्स से मुलाकात किए बगैर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने का तस्वर नहीं कर सकता। मैं तो उसके दीदार के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तुम वडेरे के बंगले में वापस आकर मुझे कल ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करोगे तो मैं आइंदा का लाहे-अमल तैयार करूंगा। कल ना आ सको तो परसों आ जाना। मैं पूरे 3 दिन तक होटल कमरे में तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर तुम और हम होटल में ना मिले तो तुम हमारा इंतजार कर लेना। हम होटल में कहीं आस पास ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम होटल में मुराद और कुलसूम के नामों से ठहरेंगे। मैंने एक लम्हे का तवक्कुफ किया, फिर मीर बख्श को मुखातिब करते हुए सफाक लहजे में कहा, मीर बख्श, एक वक्त था जब मैं अपने दुश्मनों के आगे दौड़ा करता था। वो मेरी जान के गाहक बने हुए थे, क्योंकि मैं अपने वालिदैन के बहीमाना कत्ल का ऐनी शाहिद था। मेरे वालिदैन के कातिल मुझे भी सफा हस्ती से मिटा डालना चाहते थे, लेकिन मेरी खुशबख्ती मुझे बचाती रही और मैं हमला आवरों के हर वार से जिंदा बच निकला।
میں اپنے دشمنوں سے بخوبی واقف تھا، لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ میں بھی معصومیت کے ہنڈولوں میں جوڑ رہا تھا۔ صغیر سنی نے میرے پاؤں میں بیش وزنی زنجیر ڈال رکھی تھی، پھر قدرت نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میری سچائی، میری مظلومیت کا مجھے انعام ملا اللہ کی مرضی سے۔ اللہ کے چند بندوں نے مجھے ایسے مجھ جیسے کندہ نا تراش حراش کو کچھ اس انداز میں تراشا کہ میں آتش و آہن کا ایک ناقابل تصویر شاہکار بن گیا۔ وہ دن اور آج کا دن میں نے رک کر میر بخش کی جانب دیکھا، جو بڑی ہی محویت سے میری باتیں سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، خان میر بخش، وہ دن اور آج کا دن میں اپنے دشمنوں کو پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہوں۔ وہ کسی پسپا حریف کی طرح خود کو چھپاتے پھر رہے ہیں۔ مجھے تو یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں سندھ کے ریگستان میں کوئی جیالہ آگے بڑھ کر میرا استقبال کر رہا ہے، اور سینکڑوں میل کا طویل سفر کر کے وہ میری خاطر یہاں رکا ہوا ہے۔ میں اپنے ایسے جوشیلے اور ولولہ انگیز میزبان کو کس طرح نظر انداز کر سکتا ہوں؟ ذرا معلوم تو ہو، میری چاہت میں بیکل اور میری جستجو میں دشت نوردی کرنے والا وہ جیدار دشمنوں کے کس قبیل سے تعلق رکھتا ہے؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کے سینے میں کتنا دم ہے، میں پرکھنا چاہتا ہوں اس کے دماغ میں کتنا غم و غصہ ہے، میں برتنا چاہتا ہوں کہ اس کے بازو میں کتنا خم ہے۔ اگر میر بخش کا بس چلتا تو وہ میرے قدموں میں گر جاتا۔ اس وقت وہ مجھ سے بے انتہا متاثر نظر آتا تھا۔ اس کا اندرون اور بیرون سراپا نیاز ہو چکا ہوا تھا۔ جب وہ بولا تو اس کی آواز میں لرزش نمایاں تھی، اس کا لہجہ جذبات کی شدت سے بھیگا ہوا تھا۔ سائیں وجدان، میں اپنے بخت پر بہت فخر محسوس کر رہا ہوں کہ قدرت نے مجھے آپ سے ملوا دیا ہے۔ آپ بہت عظیم انسان ہو۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، سائیں آپ بے فکر ہو جاؤ، میں جی جان سے کوشش کر کے آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا اور آپ کی مطلوبہ معلومات جلد از جلد آپ تک پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا، فی الحال اتنا ہی کرو جتنا میں نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے سائیں، جو حکم سائیں۔ اس وقت ہم ضلع عمر کوٹ کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ میں نے کہا کہ میں گاڑی کو ایک طرف روک رہا ہوں، آگے ڈرائیونگ تم کرو گے۔ گاڑی روک کر ہم نے اپنی سیٹیں تبدیل کی۔ اسی موقع پر میں نے گاڑی کا عقبی دروازہ کھول کر دھنو سے بھی مختصر گفتگو کی اور اسے پرمسرت نویس سنائی کہ ہم بہت جلد ایک معقول ہوٹل میں پہنچنے والے ہیں، اس لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہو جائے، اس کے ساتھ ہی وہ نک سک بھی درست کر لے۔ ہمارا سفر ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کراچی سے عمر کوٹ یا عمر کوٹ سے کراچی جانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ مختلف گاڑیاں مختلف وقت لگاتی ہیں سائیں، اس نے جواب دیا۔ جو کوچز حیدرآباد سے ہو کر جاتی ہیں وہ 5 سے 5.5 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہیں، جبکہ ڈائریکٹ آنے والی کوچز 3.5 گھنٹے میں یہ فاصلہ طے کر لیتی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ عمر کوٹ کی سب سے زیادہ مشہور چیز کون سی ہے؟ عمر ماروی، اسے جواب دیا۔ عمر ماروی؟ میں نے بڑبڑانے والے انداز میں دہرایا۔ جی سائیں، عمر ماروی، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے استفسار کیا، عمر ماروی کیا چیز ہے بھائی؟ آپ نہیں جانتے سائیں؟ میں نے نفی میں جواب دیا۔ وہ معلومات کا دریا بہانے لگا۔ میر بخش نے 10-15 منٹ میں عمر ماروی کی پوری کہانی مجھے تفصیل سے سنا دی۔ محبت کرنے والے 2 دلوں کی ایک لوک کہانی تھی، پنجاب اور سندھ کی سرزمین اور آب و ہوا رومان پروری میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ عمر ماروی کی رومانی داستان نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ ہمارے درمیان تھوڑی دیر تک عمر ماروی پر زہر بحث ہوتی رہی۔ پھر میں نے میر بخش سے پوچھا، تم ہمیں جس ہوٹل میں پہنچانے جا رہے ہو کیا وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ہے؟ نہیں سائیں، اسے نفی میں جواب دیا۔ عمر کوٹ شہر میں کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں ہے۔ کیا یہاں ٹرینیں نہیں چلتی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ چلتی ہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے گویا ہوا، مگر مین لائن یہاں سے نہیں گزرتی، بس ایک چھوٹی سی ریلوے لائن ہے اور وہ بھی عمر کوٹ شہر سے ذرا ہٹ کر گزرتی ہے۔ پھر وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں نے جس ریلوے لائن کا ذکر کیا ہے وہ کھوکھرا پار بارڈر سے شروع ہو کر واسرپا، جلوجو چونری، نیا چھور، ہسیسر، ڈبورونا، ہیرل، پتھورو اور شاد پلی سے ہوتے ہوئے ضلع میرپور ہاس میں داخل ہو جاتی ہے۔ عمر کوٹ شہر کو یہ ریلوے لائن ٹچ نہیں کرتی۔ میر بخش کی اس معلوماتی وضاحت میں صرف ایک ہی کام کی چیز تھی، اور وہ یہ کہ عمر کوٹ شہر میں ریلوے اسٹیشن نہیں تھا۔ ہمارے درمیان اسی قسم کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں اور ہم یہاں اس ہوٹل کے نزدیک پہنچ گئے جس کا ذکر میر بخش نے تھوڑی دیر پہلے ہی کیا تھا۔ وہ ہوٹل بس اسٹینڈ سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس کے نزدیک ایک پیٹرول پمپ بھی تھا اور وہ
وہ یہاں کا واحد ہوٹل تھا جس میں کمرہ حاصل کیا جا سکتا تھا، ورنہ سرائے نما چارپائی ہوٹل تو کافی تعداد میں تھے۔ ہمیں جس ہوٹل میں ٹھہرنا تھا اس کی زیریں منزل پر تام شعبہ تھا، قیام کے لیے اوپر کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں مطمئن تھا کہ ہمیں قیام کے لیے الگ کمرہ مل سکتا ہے۔ میر بخش چاہتا تھا کہ وہ خود ہمیں ہوٹل پہنچا کر آئے، لیکن میں نے اسے سختی سے منع کر دیا۔ میں نے گاڑی میں بھی ہوٹل سے مناسب فاصلے پر ہی رکوائی تھی۔ دراصل میر بخش کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ ہمارے ساتھ اسی ہوٹل میں داخل ہوتا۔ تپتے ہوئے صحرا میں اور اس کی اچھی خاصی جو میں نے درگت بنائی تھی، اس کی وجہ سے اس کا حلیہ کافی حد تک ابتر تھا۔ اگرچہ اس نے اپنا حلیہ خاصی حد تک درست کر لیا تھا، تاہم چہرے پر لگنے والی چوٹوں کے نشان ایسے نہیں تھے جنہیں آسانی سے چھپایا جا سکتا۔ میں نے آنی ہتھ کڑی کا 2 ہتھڑ اس کے چہرے پر رسید کر کے اس کی کھال کو کئی مقامات سے بغاوت کر مجبور کر دیا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے گاڑی سے نیچے اتر آئے اور میر بخش مجھ سے ہاتھ ملا کر واپس چلا گیا۔ اب اسے میری ہدایات کے مطابق سیدھا وڈیرا اکبر سومرو کے بنگلے پر جانا تھا، اور پھر وہاں جو حالات پیش آتے ان کی رداد کل یا پرسوں یا ترسوں آ کر مجھے سنانا تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔